हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं और आप सब लोग आज मेरे साथ में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और नए चैप्टर का नाम है ओवरहेड्स। वैसे somehow I don't know, पर कुछ बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है और जिन बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है वो इसे ओवरहेड्स की जगह बच्चे इसे ओवर द हेड्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब सिर के ऊपर से निकल जाए। बट मैं आपको बता दूं ये चैप्टर बहुत 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 आसान है और आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, अब आप लोग मेरे साथ में लिखना शुरू करें मीनिंग। वैसे ओवरहेड का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को पहले से पता है। आप लोग जानते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसका प्रोडक्शन के साथ में सीधा संबंध नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और मिला के बोलते हैं ओवरहेड्स। अगर ये सारा का सारा खर्चा फैक्ट्री में लग रहा हो तो इसे बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस में लग रहा हो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लग रहा हो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अपन लोग इसको बोलते हैं। तो जरा लिख लो इस बारे में, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों को आता है, मैं इसकी गहराई में नहीं जा रहा। लिखिए इनडायरेक्ट मटेरियल कॉमा indirect labor and indirect expenses are together known as overheads. Beta, together known as overheads. These overheads can be classified into ये जो ओवरहेड्स है बेटा, इसे हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो बच्चों, अपन यहां पे ओवरहेड्स के खर्चे को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फैक्ट्री में लगने वाला ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस में लगने वाला ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लगने वाला ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये सारी की सारी बातें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के टाइम पर और पूरी कॉस्टिंग में बहुत बार हमने ये वाली बातें पढ़ रखी हैं, तो अपन इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर इस पूरे चैप्टर में आप हमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं? तो बेटा, इस पूरे चैप्टर में मैं सबसे पहला आपको पढ़ाऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। बेटा, मैं आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स का कॉस्टिंग में कैसे ट्रीटमेंट होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले। दूसरे नंबर पे मैं आपको सिखाऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। बेटा, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट कॉस्टिंग में कैसे होता है। तीसरा मैं आपको सिखाऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स।
बेटा जो अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का खर्चा है उसे हम लोग कॉस्टिंग में कैसे ट्रीट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। और चौथे नंबर पे मैं आपको सिखाऊंगा मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑन ओवरहेड्स। बेटा ओवरहेड्स पे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, और आप लोग जानते हैं बेटा मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में अपन कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन करते हैं, अपन टेक्निकल क्वेश्चन नहीं करते। तो ओवरहेड के टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जो कॉमन सेंस पे बेस्ड होंगे, अपन वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बच्चों ये 4 टॉपिक मुझे यहां पे आपको पढ़ाने हैं। और बेटा मैं आपके साथ में शुरू करूंगा टॉपिक 1, और मेरा टॉपिक नंबर 1 रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ जी बेटा, अब यहां पर आपको मेरे साथ में पूरी बात को एक एक करके ध्यान से सुनना है। ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब सुनो बच्चों, ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। अगर आप मुझे बोले सर इनडायरेक्ट मटेरियल का कोई एग्जाम्पल दो, अच्छा एक बात ध्यान रखना, क्योंकि अभी बात फैक्ट्री की हो रही है इसलिए मैं आपको सारे के सारे फैक्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्पल बता रहा हूं। फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो सकता है? मशीनों में लगने वाला ऑयल, मशीनों में लगने वाला ग्रीस, ठीक है, जो हमारा क्लीनिंग मटेरियल है, डोमेक्स, फेनाइल वगैरह, ठीक है, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। ये सब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। और ये सब कहां लगते हैं? फैक्ट्री में। दोस्तों फैक्ट्री में इनडायरेक्ट लेबर भी लगती है। आप बोलेंगे सर इनडायरेक्ट लेबर कैसे? बहुत सारी बेटा, फैक्ट्री का जो मैनेजर है, मैनेजर की सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी, बेटा ये सब लोग वो हैं जिनको तनख्वाह तो मिलती है लेकिन ये लोग फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो बेटा इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगते हैं, जैसे हमारी फैक्ट्री में रेंट लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है, इंश्योरेंस लग रहा है, ये सब। तो बेटा ये जो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इन सबको मिलाकर अपन लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्लियर है बात? इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब मेरा कॉन्सेप्ट समझो। प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर मैं एक पंखा बनाता हूं, अगर मान लीजिए मैं ये पंखा बनाता हूं, ठीक है, अब ये जो पंखा मैं बना रहा हूं, इस पंखे को बनाने में मेरा डायरेक्ट मटेरियल कितने का लगा वो मुझे पता है कि भैया 100 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगा, ये मुझे पता रहता है। आप लोग को मालूम है डायरेक्ट मटेरियल वो रॉ मटेरियल है जो प्रोडक्ट के अंदर चला जाता है, और बेटा वो रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट के अंदर चला जाता है उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल अपने को सीधे पता रहता है, भाई पंखे में कितना लोहा लगा, कितना पाइप लगा, सब कुछ पता रहता है। डायरेक्ट लेबर, बेटा पंखा बनाने वाले वर्कर को जो आपने पैसा दिया वो डायरेक्ट लेबर है। तो पंखा बनाने वाले वर्कर को पंखा बनाने के लिए कितने पैसे दिए ये आपको पता रहेगा, और ये पता रहेगा तो आप सीधे 50 रुपए डायरेक्ट लेबर के बता सकते हो एक पंखे को बनाने में लग रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो सारा खर्चा जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो भी अपने को डायरेक्टली पता रहेगा 10 रुपए। ठीक है, तो बेटा जो अपनी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो अपनी प्राइम कॉस्ट है वो अपने को डायरेक्टली आइडेंटिफाइड रहती है, वो अपने को पता रहती है एक पंखे में कितना लगा। एक बात मुझे बताओ, तुम इस एसी को देख के मुझे बताओ
क्या एसी बनाने वाली कंपनी बता सकती है कि इसमें कितने रुपए का मटेरियल लगा है? बता सकती है? कंप्रेसर कितने रुपए का है, कॉपर के पाइप कितने रुपए के हैं, प्लास्टिक का डब्बा कितने रुपए का है, ये लोहे का जो केस है वो कितने रुपए का है? क्या ये पूरी डायरेक्ट मटेरियल की एकदम परफेक्ट कॉस्ट बता सकती है? बिल्कुल। एक एसी बनाने के लिए वर्कर को कितना पैसा दे रहे हैं ये बता सकती है। एक एसी बनाने की रॉयल्टी कितनी दे रहे हैं, एक एसी बनाने का जो बिजली का बिल है वो कितना आ रहा है ये अपन बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइम कॉस्ट है वो अपन किसी भी प्रोडक्ट की डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है, ये फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा किसी पर्टिकुलर यूनिट बनाने के लिए नहीं हो रहा है, और रादर अगर आप लोग दिमाग लगाएं तो ये खर्चा प्रोडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं है। अरे इस खर्चे का और प्रोडक्शन का कोई सीधा संबंध नहीं है। अब मुझे अपनी कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ना है। अब आप मुझे बताओ एक पंखे की कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड कितना जुड़ेगा? और जब तक फैक्ट्री ओवरहेड नहीं जोड़ूंगा मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं आएगी। कॉस्ट नहीं आएगी तो सेलिंग प्राइस कैसे तय करूंगा? मेरी बात समझ रहे हो प्रॉब्लम? अगर मैंने पंखे की कॉस्ट में ये सारा फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा, पंखे की कॉस्ट में अगर मैंने ये सारे के सारे खर्चे नहीं जोड़े तो मेरे पंखे की कॉस्ट नहीं निकलेगी, और पंखे की कॉस्ट नहीं निकलेगी तो पंखे की सेलिंग प्राइस कैसे तय करूंगा? ये तो बड़ी समस्या मेरे साथ। अब क्या करूं? अब बच्चे मुझे बोलते हैं सर एक काम करो ना, ये जो पंखा है ना, ये पंखा आप बताओ टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? मैंने बोला 1 लाख। अब आप मुझसे पूछोगे सर आपने पंखे कितने बनाए? मैंने बोला 10,000। तो आप मुझे बोलोगे कि सर 1 लाख रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड है और 10,000 पंखे बनाए, तो पंखों में बांट दो। और सर अगर आप पंखों में बांट दोगे तो एक पंखे का खर्चा आएगा 10 रुपए, और आपका जो टोटल कॉस्ट है एक पंखे की, वो एक पंखे की टोटल कॉस्ट हो जाएगी कितनी? 170। एक पंखे की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 170। लीजिए बेटा, ये तरीका समझ में आ रहा है? लेकिन बेटा ये तरीका सिर्फ तभी लग सकता है जब आप एक ही पंखा बनाते हो। लेकिन अगर आप मुझे बताओ आप फैन भी बनाते हो, आप पेडेस्ट्रियल फैन भी बनाते हो, स्टैंड वाला पंखा, ठीक है, आप एग्जॉस्ट भी बनाते हो, आप छोटा वाला टेबल फैन भी बनाते हो। अब बताओ अब क्या करोगे? अगर यहां पे आप सिर्फ एक ही पंखा बनाते तो ठीक था, लेकिन अगर आप 4 तरह के पंखे बना रहे हो तो क्या होगा? बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसा समझो 10,000 पंखे ये वाले छत वाले बनाए, 3,000 पंखे स्टैंड वाले बनाए, 2,000 पंखे हमने टेबल फैन बनाए, और हमने 5,000 एग्जॉस्ट फैन बनाए। तो सर ऐसा बोल दो ना फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 1 लाख। और आपने टोटल पंखे कितने बनाए? 20,000। तो एक पंखे का खर्चा कितना बैठा? 5 रुपए। और एक पंखे का खर्चा बैठा 5 रुपए। तो कोई बात नहीं, आप पंखे का खर्चा 5 रुपए जोड़ लो, एक पंखे की कॉस्ट आ जाएगी आपकी। समझ में आ रही बात? बट आप मुझे बताओ ये करेक्ट है या रॉन्ग है? ये गलत है। अब आप लोग खुद बता सकते हो कि अगर मैंने पूरे 1 लाख रुपए का खर्चा अगर 20,000 पंखों में बांट दिया और हर पंखे का ओवरहेड मैंने 5 रुपए मान लिया तो यह गलत है। क्यों? क्योंकि इस पंखे को बनाने में समय अलग लग रहा होगा, इस पंखे को बनाने में समय अलग लग रहा होगा, इस पंखे को बनाने में समय अलग लग रहा होगा, इस पंखे को बनाने में समय अलग लग रहा होगा। तो आप मुझे बताइए अगर सारे पंखों को बनाने में अलग अलग टाइम लग रहा है, अलग अलग मेहनत लग रही है, अलग अलग मशीनें लग रही हैं, तो आप हर पंखे का ओवरहेड 5 रुपए कैसे ले सकते हो? मेरी बात समझ में आ रही है? पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर तुम 5 डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हो तो डिफरेंट प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट सेम कैसे पकड़ सकते हो? अगर तुम्हारे पांचों प्रोडक्ट सेम हैं तो ठीक है, लेकिन अगर पांचों प्रोडक्ट डिफरेंट है तो हर प्रोडक्ट का ओवरहेड का खर्चा सेम 5 रुपए कैसे पकड़ लोगे?
अरे हो सकता है ये पंखा 2 घंटे में बनता हो और इस पंखे को बनाने में 20 घंटे लगते हो। तो सिंपल सी बात है यार, इस पंखे को बनाने में मेरी 2 घंटे की बिजली लगी, इस पंखे को बनाने में मेरी 20 घंटे की बिजली लगी। इस पंखे, ये जो पेडेस्ट्रियल फैन है, स्टैंड वाला फैन है, ये जब बन रहा था तो सुपरवाइजर को 2 घंटे सुपरवाइज करना पड़ा। जब सीलिंग फैन बन रहा है तो सुपरवाइजर को 20 घंटे सुपरवाइज करना पड़ रहा है। तो आप मुझे बताइए, मैं दोनों पंखों का खर्चा 5 रुपए कैसे ले सकता हूं? गलत है ना, गलत है ना। तो बच्चे बोलते हैं सर एक काम करो, आप ऐसा करो, ये देखो इन पंखों को बनाने में कितना टाइम लगा, इन पंखों को बनाने में टोटल कितना टाइम लगा, इनको बनाने में कितना टाइम लगा, इनको बनाने में कितना टाइम लगा। आप तो टाइम के मुताबिक ओवरहेड का खर्चा चार्ज कर लो। मैंने बोला ये भी इतना आसान नहीं है। इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये समझो कि मेरी ये फैक्ट्री है, मेरी इस फैक्ट्री में 3 डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट है, ए बी सी डी। अब समझो, जो ए डिपार्टमेंट है ये सबसे बड़ी जगह ऑक्यूपाई करके बैठा है, सबसे बड़ी जगह, ठीक है। और मेरा ये जो पेडेस्ट्रियल फैन है ये ए डिपार्टमेंट में बनता ही नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? मेरा पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई साहब ये मान लो कि मेरी फैक्ट्री के अंदर 4 डिपार्टमेंट्स हैं। 4 डिपार्टमेंट कौन से? ए बी सी डी। मेरी फैक्ट्री में 4 डिपार्टमेंट है। जो ए डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। और जो डिपार्टमेंट बी सी है ये ठीक ठाक एरिया में बने हुए हैं। और जो डिपार्टमेंट डी है, ये डिपार्टमेंट डी जो है वो बहुत छोटे से हिस्से में बना हुआ है, ऐसा बहुत छोटी सी जगह में काम कर रहा है। मैंने बोला भाई मेरा पेडेस्ट्रियल फैन जो है वो डिपार्टमेंट डी में बनता है, डी में बनता है। अब आप मुझे बताओ कि फैक्ट्री का जो रेंट है वो एबीसीडी चारों का लग रहा है, हाँ, इंश्योरेंस चारों का लग रहा है। अब सोच के बताओ कि अगर मैं फैक्ट्री के पूरे खर्चे में आर से डिवाइड करूं और उसके मुताबिक खर्चा मैं चारों पंखों में बांट दूं तो गलत नहीं हो जाएगा क्या? गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि डी डिपार्टमेंट के अंदर मेरा पेडेस्ट्रियल फैन बनता है और डी डिपार्टमेंट तो जरा सी जगह में चल रहा है, और जरा सी जगह में चल रहा है तो आप पूरे एबीसीडी चारों का खर्चा हमको बांट क्यों रहे हो? नहीं आ रही बात समझ में? प्रॉब्लम समझ में आ रही है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह आ रही है कि आप एबीसीडी चारों का खर्चा चारों में बांट रहे हो। अच्छा मान लो ऐसा समझो, ए डिपार्टमेंट में पेडेस्ट्रियल फैन नहीं बनता, ठीक। अब आपने पूरी फैक्ट्री के खर्चे में पूरे घंटों से डिवाइड कर दिया और आप हर पंखे में जितना टाइम लग रहा है उतना खर्चा पंखे में चार्ज कर रहे हो, तो भी गलत है। तो भी गलत क्यों है? क्योंकि आपने पूरी फैक्ट्री का ओवरहेड पकड़ लिया। हो सकता है कोई डिपार्टमेंट ऐसा हो जिसमें पेडेस्ट्रियल फैन पे काम होता ही नहीं है, तो आपने तो उस डिपार्टमेंट का खर्चा भी पेडेस्ट्रियल फैन में डाल दिया। नहीं आ रहा समझ में? 1 लाख रुपए किसका खर्चा है? एबीसीडी चारों का। 1 लाख रुपए किसका खर्चा है? एबीसीडी चारों का। अगर मैंने 1 लाख रुपए का खर्चा बांटा सारे पंखों में तो इसका मतलब मैं तो एबीसीडी चारों डिपार्टमेंट का खर्चा सारे पंखों को दे रहा हूं। अब हो सकता है इनमें से कोई डिपार्टमेंट ऐसा हो जिस डिपार्टमेंट ने किसी पर्टिकुलर पंखे पे काम किया ही नहीं, तो यार ये तो गलत हो जाएगा, हाँ कि ना? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ओवरहेड का जो खर्चा है ये बांटना इतना आसान काम नहीं है। अगर आप एक ही प्रोडक्ट बनाते हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा प्रोडक्ट में बांटना बहुत टेढ़ा काम है, मुश्किल काम है। कभी कभार बच्चे मुझे बोलते हैं सर एक काम, बात को समझो ना सर, ओवरहेड का खर्चा छोटा मोटा खर्चा होता है और ओवरहेड का खर्चा छोटा मोटा खर्चा होता है, तो सर अगर गलत बट भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने बोला भाई साहब वो पुराने जमाने की बात थी, पुराने जमाने की बात थी कि ओवरहेड का खर्चा छोटा होता था, लेकिन आज की तारीख में तुम्हें पता नहीं है, लेकिन आज की तारीख में मटेरियल और लेबर से बड़ा खर्चा ओवरहेड है। बच्चे मुझे बोलते हैं सर कैसे? बेटा आप एक बात को समझो, आजकल प्रोडक्शन फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनों से होता है और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें बहुत कॉस्टली आती हैं, और क्योंकि मशीनें बहुत कॉस्टली हैं तो हमारा डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस का खर्चा भी बहुत बड़ा होता है, और डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस का खर्चा बहुत बड़ा होता है
तो ऑटोमेटिकली, और ये क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन इंश्योरेंस, ओवरहेड्स। तो बेटा आजकल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कम होती जा रही है और ओवरहेड का खर्चा बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि ओवरहेड का खर्चा बहुत बड़े अमाउंट का होने लगा है, इसलिए ओवरहेड के खर्चे को चार्ज करने में आप इनएक्यूरेसी नहीं कर सकते। अगर आप इनएक्यूरेट हो तो आपके प्रोडक्ट की पूरी कॉस्टिंग ही गलत हो जाएगी, आपकी सेलिंग प्राइस ही गलत हो जाएगी, आपकी प्रॉफिट कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसलिए ध्यान रखना, ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्ट में चार्ज करना अब इतना सीधा और इतना छोटा काम नहीं है। ठीक है, अब कैसे करें मैं आपको बताता हूं। हमने इसका तरीका निकाला, और मैं जो बात समझाऊं प्लीज गौर से सुनना। ये इस पूरे चैप्टर की समरी है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, पूरी ट्रिक सुनो। हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के विद्वानों ने, कॉस्ट अकाउंटिंग के विद्वानों ने, मेरे जैसे विद्वानों ने एक तरीका डेवलप किया। तरीका क्या है सुनो। उन्होंने बोला पूरी फैक्ट्री के में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आप उन्हें बांट लो। मैंने बोला साहब मेरी फैक्ट्री में 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, लेकिन 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो प्रोडक्शन का काम नहीं करते लेकिन प्रोडक्शन करने वाले डिपार्टमेंट की सहायता करते हैं। जैसे स्टोर। अब स्टोर खुद प्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन स्टोर क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीद के लाता है और आवश्यकता पड़ने पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को देता है ताकि उन्हें काम करने में दिक्कत ना आए। तो मेरी फैक्ट्री में स्टोर भी एक डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहा, प्रोडक्शन के काम में सहायता प्रदान कर रहा है। मान लीजिए S2 मेरा जो पेरोल डिपार्टमेंट है। अब मेरा पेरोल डिपार्टमेंट है, इनका काम है वर्कर्स की वेजेस कैलकुलेट करना। अब जो मेरा पेरोल डिपार्टमेंट है ये प्रोडक्शन का काम नहीं करता, लेकिन ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सहायता दे रहा है। जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट। अब जो मेरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम नहीं करता, सॉरी वो प्रोडक्शन का काम नहीं करता, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मशीनों को दुरुस्त रखता है ताकि उनको काम करने में कोई परेशानी ना आए। तो बेटा इन डिपार्टमेंट्स को बोलते हैं सर्विस डिपार्टमेंट या फिर सपोर्ट डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट बोलो या सपोर्ट डिपार्टमेंट बोलो, एक ही बात है। तो बेटा विद्वानों ने बोला कि फैक्ट्री के अंदर 2 तरह के डिपार्टमेंट होंगे, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट। एक काम बताओ, एक ब्रेड बनाने की फैक्ट्री में तुम गए, तो ब्रेड बनाने की फैक्ट्री में पहला डिपार्टमेंट होगा जहां पे आटा साफ हो रहा होगा, दूसरा डिपार्टमेंट होगा जहां पे आटे को गूथा जा रहा होगा, तीसरा डिपार्टमेंट होगा जब इस गुथे हुए आटे से ब्रेड बनाई जा रही होगी, चौथा डिपार्टमेंट होगा जो ब्रेड की स्लाइसेस काट रहा होगा, और 5वां डिपार्टमेंट होगा जो उसको पैक कर रहा होगा। ये सब लोग कौन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन उसी फैक्ट्री में ऊपर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ब्रेड बना रहा है क्या? नहीं। लेकिन क्या उसके बिना यहां काम चल सकता है? नहीं। तो वो क्या है, सर्विस या सपोर्ट डिपार्टमेंट। ये सारा बनाने का सामान कौन खरीद के ला रहा है, स्टोर। तो जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो ब्रेड नहीं बनाता, लेकिन वो ब्रेड बनाने में मदद कर रहा है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा, फैक्ट्री में देगा, तब जाकर के फैक्ट्री में ब्रेड बनेगी। तो वो क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट या सपोर्ट डिपार्टमेंट। सुना क्या? अब आप मुझे बताओ फैक्ट्री में जो खर्चा लग रहा है वो इन 6 डिपार्टमेंट्स के लिए लग रहा है कि सिर्फ 4 के लिए लग रहा है? सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे पैसा खर्च हो रहा है कि सर्विस डिपार्टमेंट पे भी पैसा खर्च हो रहा है? सब पे हो रहा है। मैं एक चीज पूछता हूं, फैक्ट्री का किराया लग रहा है, तो किराया सिर्फ प्रोडक्शन वाले एरिया का लग रहा है कि ऑफिस वाले एरिया का भी लग रहा है? अच्छा, किराया सिर्फ प्रोडक्शन वाले एरिया का लग रहा है कि स्टोर का भी लग रहा है? आप समझते हो मेरी बात? तो फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए भी लगता है और सर्विस डिपार्टमेंट्स के लिए भी लगता है। सुनना, तो बच्चों हमारे कॉस्टिंग के विद्वानों ने बोला कि आपका जितना भी फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है वो सारा का सारा इन सब में बांट दो। आपका फैक्ट्री ओवरहेड का जितना भी खर्चा है वो सारे डिपार्टमेंट्स में बांट दो।
इसे बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी मतलब पहला पहला डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। आ रही है बात समझ में? अब प्रॉब्लम यह है P1, P2, P3 और P4 पंखे बनाते हैं, इनका खर्चा पंखों में डिवाइड हो सकता है, लेकिन S1 और S2 तो पंखे बनाते ही नहीं है, इनका खर्चा पंखों में डिवाइड कैसे करोगे? कोई बात नहीं, S1 और S2 क्या कर रहे हैं? P1, P2, P3 और P4 की सहायता कर रहे हैं। तो भाई साहब जिस रेशो में सहायता दी है उसी रेशो में खर्चा दे दो। मतलब S1 ने जिस रेशो में P1, P2, P3, P4 को सहायता सर्विस दी है उसी रेशो में खर्चा दे दो। अब आप ध्यान से देखो, स्टोर का खर्चा जिसने जितना इस्तेमाल किया स्टोर का उसको उतना ही मिला है। पहले मैंने सारा खर्चा सब में बांट दिया, फिर स्टोर का जिसने जितना इस्तेमाल किया स्टोर का खर्चा उतना उसको दे दिया। अच्छा, फिर जो S2 है उसका जो खर्चा है वो भी बांट दो। भाई जिसने जितनी सहायता ली है उतना उसको खर्चा दे दो, जिसने जितनी सहायता ली उतना खर्चा उसको दे दो। तो बेटा S1 और S2 का खर्चा मैंने P1, P2, P3 में बांट दिया, और बांटा किस रेशो में? जिस रेशो में सर्विस ली है उसी रेशो में बांटा है, जिस रेशो में आपने स्टोर का इस्तेमाल किया उसी रेशो में बांटा है। सही बट गया? अब जरा सुनो, ध्यान से सुनना। तो मेरे पास P1, P2, P3, P4 का खर्चा आ गया। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, ये जो S1, S2 का खर्चा बांटा है इसे बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले खर्चा सब में बांटा प्राइमरी, फिर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांट दिया सर्विस के रेशो में, इसे बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सुनना, अब P1 डिपार्टमेंट में हम पूछेंगे भाई, ये बोलेगा हाँ, हम बोलेंगे भैया तुम्हारे यहां ज्यादा काम किससे होता है, मशीनों से या मैनुअली? इसने बोला भाई मेरे यहां तो ज्यादा काम मैनुअली होता है। तो ठीक है भाई, इसके खर्चे में लेबर आवर्स का भाग लगाएंगे। P2 से हमने पूछा भाई तेरे यहां पे काम किससे होता है, मशीनों से कि मैनुअली? इसने बोला भाई मेरे यहां तो ज्यादा काम मशीनों से होता है, तो अपन इसके खर्चे में मशीन आवर्स से भाग दे लेंगे। P3 डिपार्टमेंट से पूछा भाई तेरे यहां काम किससे होता है, बोला मैनुअली, मशीन आवर्स से डिवाइड करेंगे लेबर आवर्स से। P4 से मैंने पूछा भाई तेरे यहां किससे काम होता है, तो ये बोला मशीनों से, तो मशीन आवर्स से डिवाइड कर लेंगे। बेटा ध्यान से देखो, आवर्स से डिवाइड करने का मतलब है आपने कितना काम किया। आवर्स मतलब क्या? आपने कितना काम किया। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो खर्चा लग रहा है वो तो काम का ही है ना, तो जितना काम किया उससे डिवाइड कर लो। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड पर आवर। मान लो 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए, ऐसा आ गया। 2, 3, 5, 4 नहीं आया समझ में? एक बात यहां पे ध्यान से देखो, मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुमने प्रोडक्ट कितना बनाए, मैंने सिर्फ ये पूछा बताओ तुमने कितना काम किया। तुमने बोल दिया साहब मैंने 10,000 घंटे काम किया, 20,000 घंटे काम किया, 50,000 घंटे काम किया, 5,000 घंटे काम किया, जो भी। तो मैंने आपसे ये नहीं पूछा कौन से प्रोडक्ट पे काम किया, मैंने बोला जी आप तो ये बता दो आपने कितने घंटे काम किया। आपने बता दिया तो मुझे ये पता लग गया कि P1 डिपार्टमेंट में अगर 1 घंटे काम होता है तो 2 रुपए का ओवरहेड लगता है। P2 डिपार्टमेंट में अगर 1 घंटे काम होता है तो 3 रुपए का खर्चा लगता है। P3 डिपार्टमेंट में 1 घंटे काम होता है तो 5 रुपए का खर्चा लगता है। और P4 डिपार्टमेंट में अगर 1 घंटे काम होता है तो 4 रुपए का खर्चा लगता है। पक्की बात? अब सुनना, मैं पंखे बनाता हूं। पंखे कौन से? मैंने बनाया पेडेस्ट्रियल फैन, सीलिंग फैन, वॉल फैन, एग्जॉस्ट फैन। चलेगा ये सब? 4 तरह के पंखे
सुनो, इन पंखों में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि ये पंखे के अंदर जा रहा है तो ये डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाता है। मान लीजिए ये ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। अब सुनो, अब समस्या है कि इन पंखों में ओवरहेड का खर्चा कितना जोड़ें, और वो खर्चा एक्यूरेटली जुड़ना चाहिए, ठीक। अब मैंने बोला जी फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा जोड़ो। सबसे पहले P1 का आपने बताया सब पेडेस्ट्रियल फैन P1 में बनता ही नहीं है, मतलब पेडेस्ट्रियल फैन पर कोई भी काम P1 में नहीं होता, तो P1 का कोई भी खर्चा पेडेस्ट्रियल फैन पे नहीं आना चाहिए। स्टैंड वाला फैन, अरे सुना गया। लेकिन सीलिंग फैन बनाने के लिए 5 घंटे P1 में काम होता है, तो आप मुझे बताइए 2 रुपए के हिसाब से कितना चार्ज होना चाहिए? 10 रुपए। वॉल फैन बनाने में 6 घंटे लगते हैं, तो 2 रुपए के हिसाब से 12 रुपए चार्ज होने चाहिए। एग्जॉस्ट फैन में 10 घंटे लगते हैं, 2 रुपए के हिसाब से 20 रुपए चार्ज होने चाहिए। नहीं आ रहा क्या समझ में? अच्छा, फिर हम बोलेंगे P2 डिपार्टमेंट के बारे में। मैंने पूछा भाई P2 डिपार्टमेंट में अगर 1 घंटे काम हो रहा है तो ओवरहेड लगता है 3 रुपए। पेडेस्ट्रियल फैन को बनाने में 5 घंटे लगे, तो 3 रुपए के हिसाब से खर्चा लगा होगा 15, ये 3 रुपए ये वाला। यहां पे 4 घंटे लगे तो 3 रुपए के हिसाब से 12, 9 घंटे लगे 3 रुपए के हिसाब से 27, 6 घंटे लगे 3 रुपए के हिसाब से 18। अब मैंने बोला जी P3, तो P3 की रेट क्या है? P3 का खर्चा क्या है? 1 घंटे काम करने में 5 रुपए, तो भाई यहां 6 घंटे लग रहे हैं, 5 रुपए के हिसाब से 30 रुपए। अब आपने बोला सर P3 डिपार्टमेंट में जो काम होता है वो सीलिंग फैन पे नहीं होता। अरे हर पंखे में हर चीज थोड़ी लग रही है, तो P3 डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है वो सीलिंग फैन पे नहीं होता, तो सीलिंग फैन में खर्चा नहीं आएगा। अब वॉल फैन पे लग रहे हैं 4 घंटे, तो लो बेटा 4 घंटों के चार्ज कर लो। और आपने बोला सर जो एग्जॉस्ट फैन है इस पे भी काम नहीं होता है P3 में, ये जो एग्जॉस्ट फैन है इसमें भी P3 वाला काम नहीं होता, तो खर्चा भी चार्ज मत करो। ऐसे ही बेटा P4 का खर्चा भी हम लोग मान लो ये चार्ज कर लेंगे, और ऐसा करने पर मेरे पास फैन की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ कि जो फैन की टोटल कॉस्ट निकालने का मेरा ये जो तरीका है, ये तरीका ज्यादा एक्यूरेट है क्या? समझ में आ रहा है? अब दिमाग लगाना इधर सब बच्चे, मैं जो बात समझाऊं प्लीज इधर सुन लो। बच्चों सबसे पहले अपन पूरा जो फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है वो सारे डिपार्टमेंट्स में बांटेंगे, इसे बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देंगे ताकि वो खर्चा प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़ पाए, इसे बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर बेटा हर डिपार्टमेंट के खर्चे में हम उस डिपार्टमेंट में किए गए काम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि भाई इस डिपार्टमेंट में जो काम हुआ उसमें कितने पैसे लगते हैं। P1, P2, P3, P4 चारों की रेट आ गई कि यदि 1 घंटे काम होगा तो कितना पैसा खर्च होगा। अब जिस प्रोडक्ट में जितना टाइम लग रहा है उतने टाइम के पैसे जोड़ लो, दैट्स इट, बात खत्म। बेटा समझे क्या? जिस प्रोडक्ट में जितने घंटे लगे उतने घंटे का खर्चा जोड़ लो। बेटा ये जो तुमने रेट निकाली है 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए, इसे बोलते हैं रिकवरी रेट। रिकवरी रेट। और बेटा ये जो तुमने अपनी कॉस्ट में ओवरहेड का खर्चा जोड़ा है, इस जोड़ने को कहते हैं रिकवरी। समझ रहे हो? मतलब ये जो रेट निकाली है 2, 5, 4, 2, 3, 5, 4,
ये तो है, ये कहलाती है रिकवरी रेट। और बेटा ये जो आपने ओवरहेड का खर्चा अपनी कॉस्ट में जोड़ा, इस जोड़ने को कहते हैं रिकवरी। ठीक है, तो बेटा ये चार चीजें मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, रिकवरी रेट कैसे निकालते हैं, और बाद में रिकवर कैसे करते हैं। ठीक, ये चार चीजें मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं। टॉपिक समझ में आ गया, पढ़ना क्या है? चलो, एक बार मैं इसे हटा दूं। ये लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स के ट्रीटमेंट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, पहला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा मैं पढ़ाऊंगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। पहला पढ़ाऊंगा बेटा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा मैं पढ़ाऊंगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, तीसरा मैं पढ़ाऊंगा मेथड्स ऑफ रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स की रिकवरी के मेथड्स। चौथा ट्रीटमेंट ऑफ अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स की अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट कैसे होगा। एंड लास्ट मशीन आर रेट इन machine hour rate of machine rooms। मशीन रूम्स की मशीन आर रेट कैसे निकालते हैं। तो बच्चों कुल मिलाकर मैं आपको यहां पर ये 5 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। पहला मैं आपको सिखाऊंगा कि जो फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है वो P1, P2, P3, S1, S2 में कैसे बंटता है। फिर मैं सिखाऊंगा S1 और S2 का खर्चा P1, P2, P3 में रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, इसे बोलेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में बेटा P1, P2 और P3 में जो आपने काम किया उस काम के अंदर ओवरहेड का खर्चा बांटते कैसे हैं, मतलब रिकवरी रेट कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। फिर उसके बाद में मैं सिखाऊंगा रिकवरी कैसे करते हैं, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक, और फिर मैं तुमको सिखाऊंगा मशीन रूम की मशीन आर रेट निकालना। मैं आपको बता दूं बेटा आज की तारीख में आपके एग्जाम के लिए सबसे हॉट टॉपिक है ये लास्ट वाला। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इंस्टीट्यूट ने पिछले 15 साल से इस टॉपिक के ऊपर इतना हल्ला बोल रखा है कि हमारे इस चैप्टर में मेजरली क्वेश्चन सिर्फ ई टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर 90% टाइम टॉपिक नंबर 1 लेगा और ये बाकी सारे टॉपिक मिलकर 10% टाइम लेंगे। मैं आपको बता दूं ये जो 2, 3, 4 है ये तीनों टॉपिक मिलकर एक दिन लेंगे और बाकी पूरा टाइम अपना फैक्ट्री ओवरहेड के ट्रीटमेंट पे ही लगेगा। ठीक है बेटा, क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं अपने टॉपिक्स? आइए, सबसे पहला
आप हेडिंग डाल दीजिए पॉइंट नंबर ए, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलिए बेटा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो जरा गौर से सुने। देयर आर टू डिपार्टमेंट्स इन अ फैक्ट्री। बेटा एक फैक्ट्री में दो तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, या ऐसा करो, टू टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स इन अ फैक्ट्री। बेटा एक फैक्ट्री में दो तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। पहला होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और दूसरे होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स या फिर सपोर्ट डिपार्टमेंट्स। बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो खुद प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में लगा हुआ है, मतलब जो डिपार्टमेंट खुद प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में ही लगा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और वो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन के प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहा बल्कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ठीक से काम करने में सहायता कर रहा है, तो उसे बोलते हैं सर्विस डिपार्टमेंट या फिर सपोर्ट डिपार्टमेंट। तो लिखें those departments which are directly involved in production of goods are called प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। बेटा वो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, गुड्स के प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। दूसरा है सर्विस डिपार्टमेंट्स। लिखें दोज डिपार्टमेंट्स विच do not produce goods by themselves but they help other departments to work smoothly are called सर्विस डिपार्टमेंट्स। बेटा वो डिपार्टमेंट्स जो खुद गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते लेकिन बेटा ये दूसरे डिपार्टमेंट्स को उनका काम ठीक से करने में सहायता देते हैं, तो ऐसे डिपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स। लिखो आगे, these are also known as सपोर्ट डिपार्टमेंट्स। बेटा इन डिपार्टमेंट्स को बच्चों अपन लोग सपोर्ट डिपार्टमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, लिखें when factory overheads
are distributed, when factory overheads are distributed among all the departments, that is production and service both, then such distribution is called प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा जब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों में बांटते हैं तो बेटा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा समझ में आ गई बात? बेटा ये ध्यान रखो, आपने फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी दिया है और सर्विस डिपार्टमेंट को भी दिया है। अगर आपने ओवरहेड का खर्चा दोनों में बांटा है तो बेटा ये कहलाएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बेटा एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे हैं, मतलब कौन से खर्चे को किस रेशो में बांटना है। लिखें, द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन is done as under। बेटा ये जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस प्रकार होता है। कैसे भाई? पेज के बीच में बेटा मैंने लाइन खींच दी है और ये दो पार्ट हो गए। पहला एक्सपेंसेस, दूसरा बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला हो जाएगा बेटा एक्सपेंसेस और दूसरा हो जाएगा बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बांटने का हमारा जो बेसिस है वो क्या है। सुनिए, सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग। चलिए बेटा, अब सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चों की। किसकी बात? बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चों की बात। अब आप लोग बोलेंगे सर बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे क्या क्या हो सकते हैं? रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर, रेट्स एंड टैक्सेस। रिपेयर, रेट्स एंड टैक्सेस। अब आप मुझे बताइए बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो किस रेशो में बांटूं? किस रेशो में? भाई सिंपल सी बात है, बिल्डिंग में जितनी जगह जिसने घेरी है खर्चा भी उतना ही लेगा। अरे बिल्डिंग में जितनी बड़ी जगह जिसने ऑक्यूपाई की है वो उतना ही बड़ा खर्चा बियर करेगा। तो बेटा आप ध्यान रखना, बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे सारे के सारे किस रेशो में बटेंगे? फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड के रेशो में। अब सिंपल सी बात है, जिस डिपार्टमेंट ने जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, जितना एरिया काम में ले रहा है, ऑब्वियस सी बात है बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा भी उसको उतना ही लेना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्लांट। बेटा प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, बेटा प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, अब आप मुझे बोलेंगे सर प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड खर्चे क्या क्या हो सकते हैं? प्लांट का हायर,
अब एक बात ध्यान रखना, प्लांट के किराए को बोलते हैं हायर, बिल्डिंग के किराए को बोलते हैं रेंट। तो कंफ्यूज मत हो ना, हायर और रेंट। रेंट किसका? बिल्डिंग का। हायर किसका? प्लांट का। हायर, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए बेटा, प्लांट से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, वो प्लांट से रिलेटेड सारे के सारे खर्चे आपको बांटने हैं किसके रेशो में? वैल्यू ऑफ प्लांट के रेशो में। बेटा प्लांट से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, आपको उन सारे के सारे खर्चों को प्लांट की वैल्यू के रेशो में बांटना है। अब आप लोग मुझे बोलोगे सर प्लांट की वैल्यू के रेशो में क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, प्लांट जितना महंगा उसका खर्चा भी उतना ही ज्यादा। बेटा अगर प्लांट 1 करोड़ का है तो डेप्रिसिएशन 1 करोड़ पे कैलकुलेट होगा, और 10 लाख का है तो 10 लाख पे कैलकुलेट होगा। जो आपका जो हायर लग रहा है वो 1 करोड़ के प्लांट का किराया ज्यादा लगेगा, 10 लाख के प्लांट का किराया कम लगेगा। जो आपका रिपेयर का खर्चा है, वो प्लांट जितना महंगा होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस बात है, प्लांट से रिलेटेड जितना भी खर्चा है वो सब किसके रेशो में बटेगा? प्लांट की वैल्यू के रेशो में बटेगा। क्लियर है बात? अच्छा, लेकिन अब सुनो, अगर आपको बिल्डिंग और प्लांट दोनों का खर्चा जॉइंट दे रखा है, मतलब आपको बिल्डिंग का खर्चा और प्लांट का खर्चा दोनों साथ में दे दिए, तो क्या करोगे? जॉइंट एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट। बेटा अगर क्वेश्चन में बिल्डिंग और प्लांट दोनों का खर्चा आपको एक साथ दे दिया, सर कैसे? जैसे बेटा दोनों का डेप्रिसिएशन आपको एक साथ दे दिया, दोनों का इंश्योरेंस आपको एक साथ दे दिया, दोनों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपको एक साथ दे दी, दोनों का रेट्स एंड टैक्सेस का खर्चा एक साथ दे दिया। अब आप मुझे बताइए कि अगर बिल्डिंग और प्लांट दोनों का खर्चा अगर आपको एक साथ दे रखा है, तो आप इसे किस रेशो में बांटोगे? ध्यान से सुनना, टोटल एसेट वैल्यू, या फिर और इजी भाषा में लिखता हूं, जॉइंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट। तो बेटा मैं बिल्डिंग और प्लांट दोनों की जॉइंट वैल्यू के रेशो में बांटूंगा, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू और प्लांट की वैल्यू दोनों जोड़ दूंगा और दोनों का टोटल करके उसके रेशो में खर्चे बांट लूंगा। अच्छा बेटा क्वेश्चन आपको कभी कभार ये जॉइंट वैल्यू किसी और नाम से भी दे सकता है। सवाल आपको टोटल इन्वेस्टमेंट बोल के दे सकता है, सवाल आपको टोटल एसेट बोल के दे सकता है, सवाल आपको टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोल के दे सकता है, सवाल आपको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बोल के दे सकता है। तो ध्यान रखना बेटा कि जो जॉइंट एक्सपेंस है बिल्डिंग का और प्लांट का, वो अपने को बिल्डिंग और प्लांट की जॉइंट वैल्यू के रेशो में बांटना है। लेकिन ध्यान रखना ये जॉइंट वैल्यू आपको टोटल इन्वेस्टमेंट के नाम से दे सकता है, टोटल एसेट के नाम से दे सकता है, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम से दे सकता है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से दे सकता है। क्वेश्चन में आपको ये टोटल एसेट वैल्यू, जॉइंट एसेट वैल्यू किसी भी नाम से दी जा सकती है, ठीक है। पर सिंपल सी बात है यार, अगर खर्चा बिल्डिंग और प्लांट दोनों का है तो जॉइंट वैल्यू के रेशियो में ही बटना चाहिए।
लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि सर एग्जाम में सवाल को देखकर ये पता कैसे चलेगा ये सिर्फ बिल्डिंग का है, सिर्फ प्लांट का है या जॉइंट का है। अगर बिल्डिंग या प्लांट का है तो साफ बोलेगा रेंट ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, ऐसा बोलेगा। प्लांट का होगा तो साफ बोलेगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, इंश्योरेंस ऑन प्लांट, हायर ऑफ प्लांट बोलेगा। लेकिन अगर लिखा है सिर्फ डेप्रिसिएशन तो समझ जाना ये दोनों का टोटल है। सिर्फ लिखा है इंश्योरेंस तो ध्यान रखना ये दोनों का टोटल है। सिर्फ लिखा है रिपेयर मतलब ये बिल्डिंग और प्लांट दोनों की रिपेयर है। ठीक है, डी पॉइंट शांत। अब लिखें एक्सपेंसेस रिलेटेड टू वर्कर्स। अब बेटा वर्कर से रिलेटेड खर्चे क्या क्या हो सकते हैं? वर्कर से रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं सुपरविजन, ट्रेनिंग, कैंटीन, हेल्थ इंश्योरेंस। बेटा बातें नहीं। अब वर्कर से रिलेटेड खर्चे क्या हो सकते हैं? वर्कर से रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं सुपरविजन का खर्चा, वर्कर्स की ट्रेनिंग का खर्चा, वर्कर्स का कैंटीन का खर्चा, वर्कर का हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा, वर्कर्स का पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी का खर्चा। बेटा आप मुझे बताइए कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को वो एम्प्लॉय को पिक भी करते हैं ड्रॉप भी करते हैं। तो बेटा ये सारी की सारी खर्चे जो वर्कर से रिलेटेड हैं ये सारी की सारी खर्चे किस रेशियो में बटेंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशियो में। तो बेटा जो खर्चा वर्कर से रिलेटेड है वो सारा किस रेशियो में बटेगा? नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशियो में। अच्छा, अब वर्कर से रिलेटेड खर्चों के बाद आगे आइए, अगली बात। हाँ जी बेटा इधर बातचीत बंद, सुनो। अगला खर्चा आता है पावर का। बेटा पावर होता है मशीनों को चलाने वाली बिजली का बिल। बेटा पंखे ट्यूबलाइट वाली बिजली का बिल नहीं, मशीनों को चलाने वाली जो हाई वोल्टेज वाली बिजली है उसके बिल को बोलते हैं पावर। तो बताइए पावर का खर्चा किस रेशियो में बांटेंगे? बेटा सुनना, पावर का खर्चा कैपेसिटी इनटू मशीन आवर्स के रेशियो में बांटेंगे। सर ये बात समझ नहीं आई कि पावर का खर्चा कैपेसिटी इनटू मशीन आवर्स के रेशियो में बांटेंगे। एक बात मुझे बताओ कि अगर आपने 1 घंटे एसी चलाया और 1 घंटे कूलर चलाया, बिजली का बिल किस में ज़्यादा आएगा? एसी में। क्यों? क्योंकि एसी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, एसी ज़्यादा कैपेसिटी का है, एसी का कंप्रेशर बहुत हैवी होता है। हाँ कि ना? सही बात है। तो आप मुझे बताइए एसी में बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आता है? क्योंकि एसी की कैपेसिटी ज़्यादा है। नंबर 2, आप मुझे बताओ अगर एसी 1 घंटे चले और कूलर 12 घंटे चले, अब किसका बिल ज़्यादा आएगा? कूलर का। क्यों? क्योंकि कूलर 12 घंटे चलाए, एसी 1 घंटे चलाए। इसका मतलब ये हुआ कि बिजली का बिल इस बात पे निर्भर करता है कि आपने कितनी बड़ी चीज को कितनी देर तक चलाया है। हाँ कि ना? अच्छा, आप लोग अब मुझे ये बताओ कि अगर मेरे को ये बता रखा है कि यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में कितनी बड़ी मशीनें हैं और उन मशीनों को कितने घंटे चलाया गया है, तो मैं मशीन की कैपेसिटी और मशीन आवर्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कैपेसिटी आवर्स आ जाएंगे और मैं कैपेसिटी आवर्स के रेशियो में अपनी पावर की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। भाई सिंपल सी बात है यार, बिजली का बिल इस बात पे निर्भर करता है कि आपने कितनी बड़ी मशीन को
कितने घंटों तक चलाया, तो मैंने मशीन की कैपेसिटी और उसके टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मैं इस रेशो में बिजली का बिल बांट लूंगा। अच्छा, लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ कैपेसिटी दे रखी है, आवर्स नहीं दे रखे, तो सिर्फ कैपेसिटी के रेशो में बांटो, और अगर सिर्फ मशीन आवर्स दे रखे हैं, कैपेसिटी नहीं दे रखी, तो सिर्फ मशीन आवर्स के रेशो में बांट लो। लेकिन ध्यान रखना अगर दोनों दे रखे हैं तो कैपेसिटी इंटू आवर्स के रेशो में बांटेंगे। मैं बोलूंगा भाई मेरे पास 9 HP की मशीन है जिसे मैंने 10,000 घंटे चलाया, तो बेटा मेरी कैपेसिटी आवर्स हो गए 90,000। ऐसे मैं P1, P2, P3, P4 चारों के कैपेसिटी आवर्स निकालूंगा और फिर कैपेसिटी आवर्स के रेशो में मैं अपनी पावर की कॉस्ट को बांट दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? लेकिन बेटा एक बात बताऊं, आपका जो जनरल लाइटिंग का खर्चा है, आप इसे जनरल लाइटिंग बोल सकते हो, आप इसे इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो, आप इसे जनरल लाइटिंग बोल सकते हो, आप इसे इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो। अब आप मुझे बताओ जनरल लाइटिंग या इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है ये किस रेशियो में बांटूं? जनरल लाइटिंग या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना बेटा, तो ये हमेशा बढ़ता है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट के रेशियो में, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के रेशियो में। सर लाइट पॉइंट्स क्या होते हैं? बेटा पंखे और ट्यूबलाइट को बोलते हैं लाइट पॉइंट्स। जैसे इस कमरे में कितने पंखे लगे हुए हैं? 1 2 3 4, 4 पंखे। ट्यूबलाइट कितनी है? 1 2 3 4, ठीक। तो लाइट पॉइंट कितने हुए? 8, ठीक है। तो आप एक बात मुझे बताओ, जिस डिपार्टमेंट में जितने पंखे ट्यूबलाइट होंगे वहां पर बिजली का बिल उतना ही आएगा, ठीक। तो आप मुझे बताइए जो पंखे ट्यूबलाइट वाली बिजली का बिल है, जो जनरल लाइटिंग का बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये 220 वॉट वाली बिजली का जो बिल है, ये किस रेशो में बांटेंगे? भैया जिस डिपार्टमेंट में जितने पंखे ट्यूबलाइट है उसके रेशो में बांट दो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में लाइट पॉइंट गिवन नहीं है तो आप जनरल लाइटिंग का खर्चा फ्लोर एरिया के रेशो में भी बांट सकते हो। अब कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर बिजली का खर्चा फ्लोर एरिया के रेशो में कैसे बांट सकते हैं? देखो हमेशा ध्यान रखो, फैक्ट्री के अंदर अगर आप कभी भी जाओगे या किसी बड़े ऑफिस के अंदर अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि पंखे ट्यूबलाइट बराबर बराबर दूरी पर होते हैं, एग्जैक्ट बराबर दूरी पर पंखे ट्यूबलाइट होते हैं, हाँ कि ना? तो पूरी फैक्ट्री के अंदर पंखे ट्यूबलाइट बराबर बराबर दूरी पे लगे हुए हैं, तो जिस डिपार्टमेंट ने नीचे जितना एरिया घेर रखा है उसके ऊपर पंखे ट्यूबलाइट भी उतने ही आ रहे होंगे, हाँ कि ना? तो आप मुझे बताइए क्या फ्लोर एरिया का रेशो और ऊपर छत पे लगे हुए पंखे ट्यूबलाइट का रेशो लगभग बराबर होगा? और बराबर होगा तो अगर आपको लाइट पॉइंट नहीं दे रखे तो आप फ्लोर एरिया के रेशो में बांट दो। समझ में आ गई बात? बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन जितना ज्यादा, जो डिपार्टमेंट जितना ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा उसके छत पे पंखे ट्यूबलाइट भी उतने ज्यादा होंगे, तो फ्लोर एरिया का रेशो भी पंखे ट्यूबलाइट के रेशो के लगभग बराबर होगा। तो अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स आपको नहीं दे रखे तो फ्लोर एरिया के रेशो में बांट देना। अच्छा, फिर अगला आता है फ्यूल एंड हीट। फ्यूल एंड हीट, बेटा फ्यूल एंड हीट का खर्चा आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे नंबर ऑफ रेडिएटर्स के रेशो में। बच्चे बोलते हैं सर फ्यूल एंड हीट का खर्चा नंबर ऑफ रेडिएटर के रेशो में क्यों बांटते हैं? बेटा सिंपल सा लॉजिक है, जिस डिपार्टमेंट में फ्यूल एंड हीट ज्यादा कंज्यूम हो रहा होगा वहां ठंडा रखने के लिए रेडिएटर भी उतने ज्यादा लगे हुए होंगे। तो आप मुझे बताइए जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा रेडिएटर लगे हुए हैं मतलब वहां पे फ्यूल एंड हीट का खर्चा भी ज्यादा है, तो फ्यूल एंड हीट का खर्चा किस रेशो में बांटेंगे? नंबर ऑफ रेडिएटर के रेशो में बांट देंगे। बात खत्म? अच्छा,
अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इनडायरेक्ट मटेरियल लिख के दे रखा है तो इसे किस रेशियो में बांटोगे? इसे डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बांटेंगे। बेटा अगर क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट लेबर दे रखा है तो अपन उसे डायरेक्ट लेबर के रेशियो में बांट देंगे। तो बेटा अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट मटेरियल दे रखा है और कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रखा तो आप उसे डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बांट देना। अगर इनडायरेक्ट लेबर दे रखी है तो डायरेक्ट लेबर के रेशियो में बांट देना। लेकिन अब इसमें एक मेन पॉइंट उलझ रहा है, सर इनडायरेक्ट मटेरियल के खर्चे को डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बांटना, आप सही बोल रहे हो। ये ध्यान रखना, इनडायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल का कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल को बांटने के लिए मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए अपन इसे डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बांट लेते हैं। इनडायरेक्ट लेबर को बांटने का मेरे पास में कोई तरीका नहीं है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के रेशियो में बांट लेता हूं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना कि डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये जुगाड़ की राजनीति है, ठीक है। ये जुगाड़ वाला अरेंजमेंट कि भाई इनडायरेक्ट मटेरियल को बांटने का कोई तरीका तो है नहीं, तो चलो डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बांट दो। इनडायरेक्ट लेबर को बांटने का कोई तरीका तो है नहीं, तो चलो डायरेक्ट लेबर के रेशियो में बांट देते हैं। तो ध्यान रखना, ये जुगाड़ का तरीका है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अच्छा, लास्ट, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी सन्ड्री ओवरहेड्स या फिर मिसलेनियस ओवरहेड्स अगर आपको दे रखे हों, अगर क्वेश्चन में आपको सन्ड्री ओवरहेड या मिसलेनियस ओवरहेड अगर आपको दे रखे हों, तो ध्यान रखना आप इसे सबसे पहला डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के रेशियो में बांटने का प्रयास करना। अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ना मिले तो आप इसे लेबर आवर्स के रेशियो में बांटना, वो भी ना मिले तो मशीन आवर्स के रेशियो में बांट देना। अगर आपको क्वेश्चन में सन्ड्री ओवरहेड्स दे रखे हैं तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर्स के रेशियो में बांट देना। और आप अजम्पशन भी लिखना कि भाई मैंने इस रेशियो में बांटा है। पक्की बात? एक मिनट जरा सुन ले अपन दोबारा से। बेटा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है आप फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा सर्विस और प्रोडक्शन दोनों डिपार्टमेंट्स में बांट रही हो, ठीक है। बांटने का तरीका क्या है? बिल्डिंग से रिलेटेड सारे खर्चों को बिल्डिंग फ्लोर एरिया के रेशियो में बांटो, प्लांट से रिलेटेड सारे खर्चों को प्लांट की वैल्यू के रेशियो में बांटो, जॉइंट खर्चों को जॉइंट वैल्यू के रेशियो में बांटो, लेबर से रिलेटेड खर्चों को नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशियो में बांटो, जो पावर का खर्चा है वो कैपेसिटी इनटू मशीन आवर्स के रेशियो में बांटो। भैया आपने कितनी बड़ी मशीन कितने घंटे चलाई, इसके रेशियो में बांटो। अगर दोनों नहीं दे रखे तो जो दे रखा है कैपेसिटी या मशीन आवर जो भी दे रखा है उसके रेशियो में बांट लेना। अच्छा, इसके बाद में बेटा जनरल लाइटिंग का खर्चा लाइट पॉइंट के रेशियो में बांटना, नहीं हो तो फ्लोर एरिया के रेशियो में भी बांट सकते हैं। फ्यूल एंड हीट का खर्चा नंबर ऑफ रेडिएटर के रेशियो में बांट लेना। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के रेशियो में बांट लेना, इवन दो इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। और अगर क्वेश्चन में सन्ड्री ओवरहेड या मिसलेनियस ओवरहेड दे रखा हो तो उसे डायरेक्ट वेजेस, लेबर आवर्स या मशीन आवर्स किसी के भी रेशियो में बांट लेना, पर अजम्पशन लिख देना तुमने किस रेशियो में बांटा है, ठीक है। हाँ जी, याद रहेगा। चलो जल्दी से मुझे बताओ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चों को मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट्स में बांटा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे करते हैं? सबसे पहला बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे फ्लोर एरिया, प्लांट से रिलेटेड खर्चे प्लांट की वैल्यू, प्लांट और बिल्डिंग दोनों के जॉइंट खर्चे जॉइंट वैल्यू, वर्कर से रिलेटेड खर्चे नंबर ऑफ वर्कर्स, पावर कैपेसिटी इनटू मशीन आवर्स, लाइटिंग नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, नहीं तो फ्लोर एरिया, फ्यूल एंड हीट नंबर ऑफ रेडिएटर, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल
डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर, और अगर क्वेश्चन में सन्ड्री ओवरहेड दे रखा है तो डायरेक्ट वेजेस, लेबर आवर्स या मशीन आवर्स किसी भी रेशियो में बांट सकते हैं। डन। अब सुनो, एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, सवाल कभी कभी बदमाशी करता है, सवाल आपको बोल सकता है पावर एंड लाइटिंग। अब क्वेश्चन में बोल दिया पावर एंड लाइट, क्या मानूं, पावर या लाइट? पावर। पहले वाले शब्द को पकड़ना, पावर एंड लाइट बोले तो पावर, और अगर बोला लाइट एंड पावर तो लाइट। समझा क्या? वही सैलरी एंड वेजेस, वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, if question has given power and lighting, then it will be treated as power। तो बेटा अपन उसे क्या मानेंगे? पावर। वेयर एज if question has given lighting and power, if question has given lighting and power, then it will be treated as power, sorry, lighting and power, then it will be treated as lighting। मतलब बेटा वही सैलरी एंड वेजेस वाला पॉइंट है, मतलब पहले शब्द से नेचर पकड़ना है, जो पहला शब्द है वहीं से नेचर पकड़ना है। एक दूसरी बात, दूसरी और आखिरी बात लिखवा रहा हूं, सेकेंड एंड लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा ध्यान लगाकर मेरी बात को सुनेंगे। सर हम बिल्कुल ध्यान लगा के सुनेंगे, आप चिंता मत करो, आप बस बोलो। बेटा एक बात का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दे रखे हों तो सावधानी बरतना। सुनना, जैसे आपको सवाल ने दिया कि भाई आपके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1, P2, P3, S1, S2, ये आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको कहता है सर हमारा डायरेक्ट मटेरियल है 10,000 का, 6,000 का, 4,000 का, 2,000 का, 1,000 का। सर हमारा डायरेक्ट लेबर है 6,000 का, 1,000 का, 2,000 का, 1,000 का, 3,000 का, ऐसा अपने को दे रखा है। अब आप समझना कि P1, P2 और P3 का जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है वो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, वो प्राइम कॉस्ट है। तो आप ध्यान रखना, फैक्ट्री ओवरहेड का जब स्टेटमेंट बनाऊं तो P1, P2, P3 का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस मत लेना, क्योंकि वो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, वो प्राइम कॉस्ट है, और वो प्राइम कॉस्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड के स्टेटमेंट में नहीं आएगा। बेटा आप मुझे बताओ, आपको अभी भी याद है मैंने सिखाया था P1, P2, P3 के खर्चों में मैं R से डिवाइड करके ओवरहेड पर आर निकालने वाला हूं। अगर आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर भी लिख दिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि P1, P2 और P3 में जो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, जो डायरेक्ट लेबर लग रही है, वो प्राइम कॉस्ट है, वो ओवरहेड नहीं है। तो ओवरहेड के स्टेटमेंट में उसको क्यों ले रहे हो? ठीक, लेकिन समझो, लेकिन बेटा सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है, तो सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी मटेरियल या जो भी लेबर लग रहा है वो पंखे के अंदर तो जा ही नहीं रहा, और वो पंखे के अंदर नहीं जा रहा तो वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं है, वो ओवरहेड है। अरे नहीं आ रहा समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? एक बात मुझे बताओ, स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो पंखा बनाता है क्या? नहीं। तो स्टोर डिपार्टमेंट में कुछ भी खर्चा कर दो वो पंखे के अंदर नहीं जाएगा, और आप लोग जानते हो जो मटेरियल पंखे के अंदर नहीं जाता वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहलाता।
अब स्टोर डिपार्टमेंट जब पंखा बनाता ही नहीं है तो स्टोर डिपार्टमेंट का कोई भी मटेरियल का खर्चा पंखे के अंदर नहीं घुसेगा, और पंखे के अंदर नहीं घुसेगा तो वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, वो ओवरहेड ही है। हाँ कि ना? जो मटेरियल प्रोडक्ट के अंदर जाता है, जो लेबर प्रोडक्ट के अंदर लगती है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोडक्ट के अंदर लगता है, वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। लेकिन बेटा सर्विस डिपार्टमेंट पंखा नहीं बनाता, और सर्विस डिपार्टमेंट पंखा बनाता ही नहीं है तो सर्विस डिपार्टमेंट का कोई भी खर्चा पंखे के अंदर नहीं जा सकता। तो ध्यान रखना, सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है वो भी ओवरहेड है। तो फैक्ट्री ओवरहेड के स्टेटमेंट में उनको तो लिखना है, लेकिन P1, P2 और P3 का जो डायरेक्ट मटेरियल है वो डायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड नहीं है, उसे फैक्ट्री ओवरहेड के स्टेटमेंट में लिखना नहीं है। मतलब P1, P2 और P3 का ये नहीं आएगा, सिर्फ S1, S2 का आएगा। क्लियर है बात? If question has given direct material, comma, direct labor, direct material, comma, direct labor and direct expenses of production departments and service departments, then do not consider them for production departments because they are not overheads, because they are not overheads, rather they are prime cost। बेटा समझे क्या? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस मत लेना, क्योंकि वो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, वो प्राइम कॉस्ट है। बट they will be taken for service departments because that is overheads। बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लेना क्योंकि वो प्राइम कॉस्ट है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट वाला लेना है क्योंकि वो ओवरहेड्स है। याद रहेगा? हाँ जी, याद रहेगा? सिंपल एकदम। अच्छा चलो मुझे बताओ, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन माने ओवरहेड का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फैक्ट्री डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स में बांटना इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बिल्डिंग वाले सारे खर्चे फ्लोर एरिया के रेशियो में बांटेंगे, प्लांट वाले सारे खर्चे प्लांट की वैल्यू के रेशियो में बांटेंगे, वर्कर से रिलेटेड सारे खर्चे नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशियो में बांटेंगे, पावर का खर्चा कैपेसिटी इनटू मशीन आवर्स के रेशियो में बांटेंगे, लाइटिंग का खर्चा लाइट पॉइंट नहीं तो फ्लोर एरिया के रेशियो में बांटेंगे, फ्यूल एंड हीट का खर्चा नंबर ऑफ रेडिएटर के रेशियो में बांटेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट लेबर, और सन्ड्री ओवरहेड को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं तो डायरेक्ट लेबर आवर्स नहीं तो मशीन आवर्स के रेशियो में बांट देंगे। ठीक, याद रहेगा? अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया रहेगा सबका, तो किसका लेना है, किसका छोड़ना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का छोड़ देना क्योंकि वो प्राइम कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है।
और सर्विस डिपार्टमेंट का ले लेना, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का सारा खर्चा ओवरहेड होता है। बेटा सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्ट तो बनाती नहीं है, तो सर्विस डिपार्टमेंट का कोई भी खर्चा प्रोडक्ट के अंदर जा ही नहीं सकता, तो सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे ओवरहेड होते हैं, कुछ भी डायरेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसलिए सर्विस वालों का लेना है। अच्छा चलो, आपको समझाने के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और आपके साथ में मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। तैयार हैं आप लोग? चलो तो आइए बेटा मेरे साथ में क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए।